आप सबका स्वागत है एक बार फिर। और जैसा आप परिचित हैं कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि इस सेशन में हम बात करेंगे इकोनॉमी को लेके, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या अगर आपकी कुछ प्रश्न भी हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। पर इससे पहले मैं इकोनॉमिक्स और इन सब के बारे में बात शुरू करूं, एक छोटी सी बात मैं पहले बताना चाहूँगा कि हम अक्सर कहते हैं, मैं भी कहूँगा, मैंने भी अभी कहा ही है कि इकोनॉमिक्स पे क्या है, कैसे बात करनी है। तो पहले तो इसी भ्रांति को ख़त्म करते हुए बात शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन में वो इकोनॉमिक्स नहीं पूछते, वो इंडियन इकोनॉमी या यूं कहें भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका क्या स्थान है, इस पे आपकी जानकारी को जानना चाहते हैं। तो पहले तो ये स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि जो उनका उद्देश्य है वो ये बिल्कुल नहीं है कि आप अर्थशास्त्र के सिद्धांत को कितना अच्छे से जान रहे हैं, आप एडम स्मिथ के सिद्धांत, कीन्स के सिद्धांत और जो आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत है उनसे कितना परिचित हैं, गेम थ्योरी पता है कि नहीं पता है, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि आप अपने इर्द गिर्द जितनी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, उनके क्या कारण हैं, उनसे क्या परिणाम आते हैं, उनके बारे में विश्लेषण, इससे आपको आंका जाता है। और आप ने पहले भी सुना होगा अभी सत्रों में, तो मैं एक बार बहुत छोटे लाइन में बताऊं इसको कि कई बार कई सारे संदर्भों में ये बात स्पष्ट किया गया है कि सामान्य अध्ययन होता क्या है। उसमें ये कहा गया है कि सामान्य अध्ययन से आशय किसी ऐसी जानकारी से है जो उस विषय में विशिष्ट जानकारी ना होते हुए भी जो भी एक जागरूक जनमानस है उसको पता होना चाहिए। तो किसी भी देश का जो जागरूक जनमानस है, जिसको नीतियां बनानी, जिसको संदर्भ में काम करना, उसको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि उसके आसपास में आर्थिक गतिविधियां क्या चल रही हैं, क्या बड़े निर्णय लिए गए हैं, क्या बड़ी नीतियां बनाई गई, उनके क्या कारण रहे हैं, उनके क्या परिणाम रहेंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ें हैं, क्या हमारे, जैसे भी आप अगर आजकल न्यूज़ सुन रहे हो तो बहुत चर्चा है सेमीकंडक्टर को लेके। आपने देखा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो हमारा पूरा ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, महीनों की वेटिंग लाइन चल रही है गाड़ियों को लेकर, क्योंकि सेमीकंडक्टर नहीं है। या फिर हम बात करें जो आपका मोबाइल डिवाइसेस वगैरह हैं, अब ये सेमीकंडक्टर एक बड़ा इशू बन रहा है। जाहिर सी बात है, एक बहुत कहें संभावनाएं लेके आता है भारत के लिए, क्योंकि भारत चाहे तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निसंदेह कुछ अपनी जो उनकी आयात पर निर्भरता है उसको अगर हम थोड़ा कम कर लें, तो आप ऐसे में जब अगर आप खबर सुनते हो कि $1 बिलियन की सहायता देने की बात कही जा रही है उन कंपनियों को जो सेमीकंडक्टर भारत में निर्मित करेंगी, तो ये सामान्य अध्ययन हुआ। अब ऐसे में आपको ये जानना कि कौन सी कंपनी और कितना बड़ा, वो ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कितना मार्केट पूंजी है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। कंपनी कौन, आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर दुनिया, जैसे आपने जिस डिवाइस पे आप मुझे देख रहे हो सकता है उस डिवाइस पे लिखा भी हो इंटेल इनसाइड, तो आपको अंदाजा लगना चाहिए कि अच्छा इंटेल एक बड़ी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, इत्यादि इत्यादि, यूएसई कंपनी। तो ये एक बात होती तो आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये सामान्य अध्ययन। तो एक जागरूक जनमानस जो है वो किन चीज़ों पे विमर्श करता है, उसको क्या पता है, क्या चीज़ें उसे पता होनी चाहिए, ये है सामान्य अध्ययन। तो पहली भ्रांति तो मैं यही आपकी तोड़ना चाहूँगा कि इसको इकोनॉमिक्स ना कहा जाए, इसलिए मैंने शीर्षक भी क्या रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका स्थान, चुनौतियाँ एवं अवसर। तो आपसे जो उम्मीद की जाती है आप ये जानें कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, उसके क्या घटक। अब जैसे कल ही आपने खबर सुनी होगी, अगर आप अभी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कि जीएसटी की काउंसिल बैठक हुई। अब जीएसटी बैठक का क्या होती है, कैसे है, जीएसटी क्यों, ये कहा गया कि स्विगी जोमेटो अब इतना जो है जीएसटी को सीधे कलेक्ट करके जमा कराएंगे, तो पहले क्या प्रकरण था, क्या ग्राहकों के लिए महंगा हो जाएगा, आपको एक अंदाज़ा। अब ये इसका मतलब नहीं कि आप चलें बहुत जो है डिटेल में समझें कि वो पूरा कैसे कार्य करता है, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये जो कहा गया कि 5% जीएसटी जो आपके बिल में लग के आता है, ये अब ये कहा जा रहा है कि वो जो कंपनियां हैं वो खुद इकट्ठा करके जमा करा देंगी, पहले वो होटल को दिया करती थी। अब ये सामान्य जानकारी है, इसमें तकनीकीगत जानकारी क्या हो सकती है, अगर आप उनके फैक्ट फाइल को याद करें कि कितनी कंपनियां हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं, वगैरह वगैरह।
या जीएसटी काउंसिल में भी कंपनसेशन सेस की बात को भी कुछ कहा गया है। कल पेट्रोलियम को जीएसटी में लाया जाना चाहिए, इस पे काफी चर्चा हो रही है। ऐसा क्या होगा, जीएसटी में पेट्रोलियम आ जाएगा तो क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या ऐसा कारण है कि जीएसटी को के अंतर्गत पेट्रोलियम को नहीं लाया जा रहा है? क्या कभी नहीं लाएंगे या नहीं ला पा रहे, क्या विकल्प है? अब ये सामान्य अध्ययन है। वहीं अगर आप इसकी तकनीकीगत बातों पर समझना शुरू हो जाएं कि जीएसटी पे क्या क्या सिद्धांत लगते हैं, अर्थशास्त्र के क्या सिद्धांत लगते हैं, तो वो अर्थशास्त्र विषय हो जाएगा। आपको सामान्य अध्ययन पर ध्यान देना, तो पहले तो ये ज़्यादा जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है, आप देख रहे हो। उधर जो है अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पे, तो अगर हमारे पड़ोसी देश में ही आप देखें खाद्य असुरक्षा की स्थिति जन्म ले रही है। जैसा आप जानते हो कि श्रीलंका एक फूड इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट यूके की आ रही कि उनके यहाँ भी थोड़ी सी खाद्य समस्या बनती दिखाई पड़ रही, क्योंकि लेबर वहाँ पर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो ये सामान्य अध्ययन हुआ। अब इसके पीछे की अनावश्यक जो डिटेल हुई वो आपकी इकोनॉमिक्स में, अनावश्यक जीएस के लिहाज से बोल रहा हूँ, इकोनॉमी के लिहाज से नहीं। तो ये जानना पहले जरूरी है कि आपसे जो पूछा जाएगा वो जीएस है, सामान्य अध्ययन है। इसलिए बिल्कुल पहले समय से ये ध्यान रखिए कि आपका जो क्या पढ़ना है। देखिए, आपने भी सुना होगा कई बार, और वो बात जो सिलेक्टेड कैंडिडेट यूं ही नहीं कहते कि इस इम्तिहान में ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इन 2-3 उदाहरणों के माध्यम से मैंने पहले तो ये आपको बताने की कोशिश की कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका स्थान, ये है आपका सिलेबस, ना कि इकोनॉमिक्स। नहीं तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको पढ़ते रहें। इसमें मुख्य रूप से वो जो आपका ध्यान रखते हैं वो इस तरफ रखते हैं कि एक तो आपको शब्दावली वगैरह ठीक से पता हो, कुछ भी नया शब्द आता है, कुछ भी नई चीज़ अगर आप सुनते हो जो सामान्य विमर्श में है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पिछले साल जब वहाँ पर वैश्विक संकट में कुछ एक देशों में बात आ रही थी आईएमएफ के सहयोग की, तो उन्होंने पूछा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था कि जो है एक आईएमएफ से जुड़ा हुआ शब्द है गोल्ड ट्रैंच, तो उन्होंने पूछा किससे जुड़ा हुआ शब्द है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तो उससे संबंधित जो शब्दावली है, जो मूलभूत बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसे में अगर मैं जितनी भी आपके संभावित प्रश्न हो सकते थे उन सभी प्रश्नों को एक जगह एकत्रित करूं पिछले अनुभवों के आधार पर, तो 5 बड़ी बातें दिखाई पड़ती हैं जो आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था में तैयारी के संदर्भ में चुनौती है। पर इससे पहले मैं उन चुनौतियों पे आऊं, एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, और वो ये कि जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इसका वेटेज कितना है। आप जब तैयारी करते हो तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में बात कहूं कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि एक रणनीति, एक कुशल रणनीति की ज़रूरत होती है। आप अगर ये सिर्फ सोचें कि आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ उतना पर्याप्त नहीं। आपको एक रणनीति के तहत भी अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है कि भी इसको ऐसे करेंगे। तो अगर आप स्ट्रेटजी जब बनाते हो तो आपको 1-2 और घटकों को भी देखना होगा। इकोनॉमिक्स से संबंधित मैं 1-2 बातें यहाँ जरूर करना चाहूँगा जो आपकी रणनीति बनाने में सहयोग करेंगे। आप जैसी भी रणनीति जो भी बनाना चाहोगे, ये जानकारी वहाँ पे आपको सहयोग करेगी। एक बात तो ये है कि इकोनॉमिक्स में अगर हम प्रीलिम्स में बात करें तो पिछले कई सालों से जो आप ट्रेंड देख रहे हो, मैं यहाँ पे जब 20-25 प्रश्न लिख रहा हूँ तो मैंने पिछले 6 साल का औसत लिया है। 6 साल आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि 2013 से पैटर्न थोड़ा बदला है, तो उस हिसाब से पिछले 6 साल का एवरेज है ये। तो पिछले 6 साल का अगर आप एवरेज निकालोगे तो आप देखोगे कि आपके इकोनॉमिक्स में जो प्रश्न आ रहे हैं वो 20 से 25 प्रश्न के बीच में है। यहाँ पर कृषि के प्रश्नों को जोड़ते हुए मैं कह रहा हूँ, एक रफली तौर पे कृषि के जो प्रश्न हैं उनको जोड़ के, कई बार कृषि के प्रश्नों को आप कह सकते हो कि भाई इनको अलग से क्यों ना रखा जाए एग्रीकल्चर में, लेकिन एग्रीकल्चर आप अर्थशास्त्र के अंदर ही पढ़ रहे हो तो इसका कुछ हिस्सा ज्योग्राफी में भी आता है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो 20 प्रश्न तो मान के ही चलें, चलिए 25 को रहने देते हैं, 20 प्रश्न को या 18 प्रश्न तो मान के चले इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं। आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं कि इस इम्तिहान में प्रीलिम्स में
साधारणतया, बहुत असामान्य परिस्थिति की बात नहीं कर रहा मैं, साधारणतया जो कट ऑफ जाता है वो 50 से 55 के बीच में, मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। ओबीसीज का एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे आप जोड़ सकते हैं और उस हिसाब से आप दो दो तीन तीन क्वेश्चन को घटा बढ़ा के, पर जनरल कैंडिडेट्स के केस में अगर हम बात करें तो 50 से 55 के बीच में कट ऑफ जा रहा है। कभी कभी मान के चलिए 55-56 क्वेश्चन हो सकते हैं नेट क्वेश्चन, मतलब सही गलत मिला के जो नेट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन के आसपास। अगर किसी भी विद्यार्थी के सामान्य पेपर में, अगर पेपर ही बहुत अप्रत्याशित हो गया हो तो बात अलग है, सामान्य पेपर में अगर किसी विद्यार्थी के 60 प्रश्न सही हैं, नेट 60, तो वो एग्जाम, प्रीलिम्स वाले एग्जाम के दिन ही वो आश्वस्त होता है कि उसका प्रीलिम्स तो हो ही रहा है, और ऐसे में जो मेंस की उसकी तैयारी होती है वो उसे बाकियों से बेहतर बना देती है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी अब जब अभी यही पता नहीं कि प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उतनी ऊर्जा नहीं आती तैयारी के समय। अगर आपको प्रीलिम्स वाले दिन शाम को पता चल जाए कि नहीं मेंस तो इस बार आप लिख रहे हो, तो वो जो 20 सामान्यतः 30, 35, 40 दिन जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब तक बाकी लोग जब ऊहापोह की स्थिति में होते हैं, ये विद्यार्थी अपनी पूरी ऊर्जा उस समय लगा रहे होते हैं मेंस की चीज़ों को पढ़ने में, फिर वो मेंस की फाइनल टैली में फर्क लाता है। ऐसे में अगर 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं तो आप उसका महत्व समझ सकते हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण है, अब जो मैं कह रहा हूं वो एक और भ्रांति को तोड़ेगा आपके। इकोनॉमिक्स में अच्छी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, वो साधारणतः सरल या सरल से मध्य स्वभाव के होते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत पेचीदा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप पिछले वर्षों के अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको खुद ताज्जुब होगा कि कोई बहुत पेचीदा क्वेश्चन उन्होंने कुछ नहीं पूछा है। या तो सीधे सीधे एक शब्दावली पूछ ली कि भाई किससे जुड़ी हुई है, या कोई एक कंसेप्ट पूछ लिया। हाँ, कई बार हम अपनी कम जानकारी या विश्लेषण, मैं जानकारी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कम जानकारी तो कहना अनुचित रहेगा, कम विश्लेषण की वजह से हम शायद उसको मिस कर जाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, वर्ष 2020 में ही एक बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ये था कि अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल ले तो मुद्रा आपूर्ति पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपको ये बहुत बेसिक बात क्लियर होती कि मुद्रा आपूर्ति का इक्वेशन क्या होता है, जिसको इकोनॉमिक्स की जबान में M3 मनी कहा जाता है, एनसीईआरटी क्लास 12th में लिखा हुआ है वो सब, तो अगर आपको ये बेसिक बात पता होती तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होता, अगर आपने उसको विश्लेषण किया होता, समझा होता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा विश्लेषण के अभाव में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दुरूह लग सकते हैं, मुश्किल लग सकते हैं, बट वो क्वेश्चन होते बहुत सरल या मध्यम स्वभाव के हैं। शायद उसका कारण ये होगा, जितना मैं समझ पाता हूं, क्योंकि अभी देखिए रिपोर्ट भी आई है, आपने सुना हो उसके बारे में शायद, कि भारत में सिर्फ 24% लोग आर्थिक मामलों में जागरूक हैं। जब उनसे बेसिक चीजें पूछेंगे कि भाई एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बजट कैसे बनता है, बजट में ये विभाग क्या होते हैं, तो मतलब एक बहुत चौंकाने वाला डेटा था। सिर्फ 24% लोग जो हैं वो मोटा मोटा इसके बारे में जान रहे थे। साफ साफ बताता है कि आर्थिक जागरूकता का थोड़ा अभाव है। ऐसे में यूपीएससी के जो पेपर बनाने वाले वो भी इस बात को कहीं ना कहीं समझते हैं, और ये रीजन है कि क्वेश्चन का जो स्वभाव होता है वो सरल से मध्य से होता है। तो अगर आप 20 क्वेश्चन का भी औसत मान के चलें, 18 का भी औसत मान के चलें, और अगर आपने थोड़ी अतिरिक्त मेहनत विश्लेषण और समझ में कर ली विषय के, तो आप देखेंगे कि आराम से 18 में 13-14 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एक दो मान लीजिए गलत भी हो जाए, 2-3 गलत हो जाए, तो भी आप 13-14 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और पूरे एग्जाम में जहां 55 पे आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो रहा हो, वहां पर अगर एक विषय आपको 13-14 क्वेश्चन जो आसानी से हो सकते हैं, थोड़ा समझदारी के, थोड़ा रणनीति के अंतर्गत अगर आप विषय के विश्लेषण को, तो विषय में डेटा इकट्ठा करने की कोशिश मत करिएगा, जैसा कि अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं कि वो बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, ये भी रट लें, ये भी डेटा रख लें, वो स्कीम भी रट लें, वो चीज़ भी रट लें। उसके विश्लेषण और उसके मर्म और तर्क को समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आप देखेंगे कि 13-14 क्वेश्चन आपके ये हो सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो एक बड़ी लड़ाई आपने प्रीलिम्स में पार कर ली। चूंकि क्वेश्चन सरल स्वभाव के हैं, सरल से मध्यम स्वभाव के होते हैं, तो आपको बिल्कुल ठीक ठीक पता होता है कि इसका ये आंसर है। आप या तो जानते हो तो नहीं जानते हो। जैसे यही क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछ लिया उन्होंने कि गोल्ड ट्रेंच क्या होता है, आईएमएफ से जुड़ा हो, तो या तो आप जानते थे तो नहीं जानते थे, या मान लीजिए पूछा उन्होंने वेक्स टेक्सास इंटरमीडिएट क्या होता है। पिछली साल चर्चा में था क्योंकि यूएस में उसके लिए एक अलग से एक तरह से कहें कि स्टॉक मार्केट में एक अलग से लिस्टिंग हुई थी।
तो ऐसे में उम्मीद थी कि हाँ इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं, तो वो शब्दावली पूछ ली, या जो मैंने भी आपको उदाहरण दिया, या ऐसे ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर सरकार को अपनी मौद्रिक नीति को विस्तारित करना है, क्योंकि पिछले साल कोविड के लॉकडाउन में आरबीआई बिल्कुल एग्रेसिव मोड पे थी, हर संभव कोशिश कर रही थी कि बाजार में जितना ज़्यादा तरलता जा सके। तो उन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था कि सरकार को अगर अपनी मौद्रिक नीति को विस्तारवादी बनाना तो क्या करना चाहिए इसमें से। अब ये बेसिक समझ है, ये सब क्लास 12th की एनसीईआरटी में भी है, बशर्ते आप उसके विश्लेषण को समझ पाते, बजाय इसके कि आप रेपो रेट और दर याद करके चल रहे हो। ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपसे वो दर पूछेंगे जब तक कि कुछ बहुत अप्रत्याशित ना हुआ उसमें। तो जो पीटी के क्वेश्चंस होते हैं वो आप आराम से माने कि 12, 13, 14 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और अगर आप वो करते हैं तो एक बड़ी लड़ाई आपने प्रीलिम्स में, इसलिए मैं कह रहा हूँ रणनीति बनाइए, अपने विषयों को जानिए जहाँ पर आप थोड़े स्ट्रांग हैं और जहाँ पे आप संभवतः स्ट्रांग हो सकते हैं अगर आप थोड़ा तर्क और थोड़ा जो है अपने विश्लेषण को बढ़ाएं। तो मुख्य परीक्षा में अगर आप देखें तो तीसरा पेपर जो है, थर्ड पेपर जो है, वो थर्ड पेपर में करीब आधा हिस्सा जो है वो आपका इकोनॉमिक्स में आता है, आधा हिस्सा जो है इकोनॉमिक्स में आ रहा है थर्ड पेपर का। और वो फिर वही कि बहुत बेसिक बातें, जैसे कि पिछले साल में लगातार चर्चा में बना हुआ था जीएसटी कंपनसेशन सेस, आपने देखा उस पर क्वेश्चन आया था, या वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या होता है पोटेंशियल जीडीपी। सीधा सीधा क्वेश्चन आता कि पोटेंशियल जीडीपी से आप क्या समझते हैं, क्योंकि कोविड के चलते ओईसीडी देशों ने एक चिंता जताई थी, एक फिलिप वक्र होता है उसके आधार पर। तो अब ऐसे में चूंकि काफी चर्चित रहा, न्यूज़पेपर्स में काफी रहा, तो जो है ये उम्मीद थी कि इस तरह से कुछ चीजें पूछ सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा में अगर आप देखें तो तीसरे पेपर का लगभग आधा हिस्सा उससे आता है। तो मतलब अगर मोटा मोटा तौर पे कहें तो 120 नंबर तो आपके ये हो गए। और लगभग हर वर्ष एक ट्रेंड ये चल रहा है कि लगभग हर वर्ष एक आप देख रहे हो एस्से आता है जो आर्थिक सामाजिक चीजों के इर्द गिर्द होता। जैसे इस बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एक एस्से था कि आर्थिक विकास के बिना जो है सामाजिक न्याय संभव नहीं, सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक विकास अर्थहीन। इस तरह से एक प्रश्न आया था। ये अमर्त्य सेन का सिद्धांत है, बाकायदा अमर्त्य सेन ने इस पे जो है बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए थे। तो ये जब भी आप अगर आप बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स की भी समझ रखते हो, तो आप समझोगे कि हाँ दोनों किस तरह से ज़रूरी हैं। समावेशिता क्या होती है अगर आपको ये पता है तो आप समझोगे कि अगर पैसा ही नहीं होगा तो समावेशिता कहाँ से आएगी, और अगर सिर्फ समावेशिता की, अगर पैसा हो और समावेशिता की सोच ना हो सरकार की, तो वो कहाँ से होगा। अब देखिए इसमें भी मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बात भी कही थी 2019 में, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी। तो इसमें कोई ताजुब नहीं कि वो चीज़ों के जो आसपास में हो रहा था उसी पे आधारित वो निबंध भी था। तो मुख्य परीक्षा में भी आप देखोगे, निबंध में भी आप देख पा रहे हो कि इसका हिस्सा है। और आपने देखा कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उसका स्वभाव थोड़ा अलग है, मेंस के क्वेश्चंस के स्वभाव थोड़े अलग होते हैं। इसको भी समझ लेते हैं। ये जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है इसमें दो हिस्से होते हैं, सीधे सीधे दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो शब्दावली आधारित होता है, जो महत्वपूर्ण शब्दावली हो, टर्मिनोलॉजी हो, जो भी उस समय चर्चित शब्दावलियां रही हों, या एक साधारण कंसेप्ट हो कि भाई ये क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होती है, या मान लीजिए वो आपसे बात कहा जाए वित्तीय संदर्भ, उससे संबंधित शब्दावली वगैरह। आप देखेंगे कि 7-8 क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द रहते हैं जो शब्दावली वगैरह पे आधारित होते हैं। और मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 7-8 प्रश्न जो है वो आपके करंट अफेयर्स या समसामयिकी से जुड़े होते हैं। और इसीलिए शायद यहाँ पर समसामयिकी का प्रबंधन, क्योंकि इसमें वही बात है कि क्वेश्चन सरल रखे जाते हैं, और अगर आपने उस खबर को पढ़ लिया है, थोड़ा समझ भी लिया है, जैसे मैंने भी जीएसटी की बात की, अगर आपको थोड़ा विश्लेषण भी हो गया तो आपके क्वेश्चंस वहाँ पे हो जाएंगे। ये जो है समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेंस में उनका जो झुकाव है वो ज़्यादा है कि आप समावेशिता को समझते हैं कि नहीं, गरीबी के संदर्भ में आपकी जानकारी कितना। इस बार भी क्वेश्चन गरीबी पर था, जो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसकी रिपोर्ट आई थी, क्योंकि उसमें भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, तो उस रिपोर्ट के बारे में उन्होंने पूछा। नीति आयोग उस पर एक अलग से काम करता है।
तो ये जो है, ये अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी कुछ चल रहा है नीति आयोग में। महिला सशक्तिकरण के लिए एक मूविंग द निडिल नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। कृषि में बहुत सारा हो रहा है। इस बार नीति आयोग एक रिपोर्ट लेके आया है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो कोई ताजुब नहीं कि आप मेंस में इस तरह का सवाल देख लें कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स क्या है, इसके क्या घटक होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आपके जो मेन से क्वेश्चन है वो समावेशिता वाले ज़्यादा दिखते हैं। गरीबी है, वो क्या चीज़ है जिससे भारत में रोजगार बढ़ सकता है, वो क्या चीज़ है जिससे हम समावेशिता सुनिश्चित कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी नीति, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कदम। एग्रीकल्चर पे आप देख रहे हो लगातार खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए वो बहुत एक सनराइजिंग सेक्टर, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से न सिर्फ रोजगार आएगा बल्कि और सारे विकल्प हैं। तो ये सब बातें जो है आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, अगर आपका विश्लेषण ठीक रहा तो आपको पिछले साल के क्वेश्चंस देखने में थोड़ा अंदाजा लगने लगता है कि मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं उनका स्वभाव थोड़ा अलग है, जो थोड़ा समावेशिता की तरफ, सभी के संधारणीय विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। और जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें आपकी शब्दावली, समसामयिकी के बारे में कितना जानते हो, इस पर आधारित होते हैं। तो आपकी जो तैयारी है वो भी, आपकी जो रणनीति है वो भी इस आधार पर होनी चाहिए। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जब भी आप उसकी तैयारी करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अवश्य ध्यान में रखिएगा कि आपको प्रीलिम्स की जो चीज़ें हैं वो कैसे डिज़ाइन करनी है प्रीलिम्स से पहले, और मेंस की जो चीज़ें हैं वो कैसे डिज़ाइन करनी। तो अगर ये इसके वेटेज की बात रही कि कितना वेटेज है, और जैसा मैं आपको कह रहा था कि अगर मैं बात करूं तो ऐसा दिखता है कि इस पूरी तैयारी में 5 बड़ी समस्याएं आपके सामने आती हैं, विद्यार्थियों के सामने 5 बड़ी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। उन 5 समस्याओं के बारे में फटाफट मैं बात कर लूं। अगर एक जो सबसे बड़ी चुनौती दिखाई पड़ती है वो ये है कि अगर मैं इन 5 चुनौतियों की बात करूं तो जो सबसे बड़ी पहली चुनौती दिखाई पड़ रही है वो है पाठ्यक्रम को लेके। क्योंकि अगर आप देखो, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इस इम्तिहान में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो इस बात को लेकर भाई क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या स्रोत है उसको, और दूसरा ये कि उसका उपयुक्त स्रोत कौन सा है, कहाँ से पढ़ा जाए, कौन सी किताब पढ़ी जाए, इत्यादि इत्यादि। तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती मैंने देखी, जो आप जिस पे प्रश्न आपके मन में आते हैं स्वभावतः, कि चूंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो करंट अफेयर्स का प्रबंधन कैसे किया जाए। और एक सवाल स्वभावतः मन में आता है कि पिछले वर्ष के प्रश्न करें कि नहीं करें, उनकी प्रासंगिकता कितनी है। और एक छोटी सी बात और भी है कि इकोनॉमिक्स में, बल्कि यूं कहें सारे विषयों में, आप अपने नोट्स कैसे बनाते हो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन मैं इसको हमेशा कहता हूं ये सब्जी में नमक जैसा है। देखने में बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन ये सब कुछ निर्धारित करता है, पूरे टेस्ट को, पूरे फ्लेवर को, पूरी सब्जी की गुणवत्ता को। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये 5 चीजों पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या समस्या है। पाठ्यक्रम में सबसे बाद में आऊँगा, ताकि मैं उसको आपको एक जगह पे कर लूँ और आपसे शेयर भी हो जाएगा, आप उसको आराम से लिख भी सकते हो। अगर हम बात करें स्रोत की, तो स्रोत कौन सा बेहतर, मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक्स में, चूंकि जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपकी ज़रूरत बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत बहुत विशेष है। और जो तमाम पुस्तकें आती हैं, जो इकोनॉमिक्स में किताबें उपलब्ध होती हैं, वो पुस्तकें दरअसल इकोनॉमिक्स की बात ज़्यादा करते हैं। जरा इस विभेद को समझिएगा कि आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल तो आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, जो डेवलपमेंट है, उस पर आधारित है। और जो इकोनॉमिक्स की पुस्तकें हैं वो ज़्यादा सैद्धांतिक हैं, उसमें सिद्धांत, और पता चला आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम से लेकर अब तक सारी कृषि नीतियाँ एक जहाँ रखी हुई हैं। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से लेकर अब तक जितनी भी कृषि नीतियाँ, जितना डेवलपमेंट है, ये कितना आप याद रख पाएंगे, कितना उसको ध्यान कर पाएंगे, ये अविवेकी लगता है ये सोचना कि आप पूरा पढ़ भी लेंगे, पूरा याद भी कर लेंगे, इतनी मोटी मोटी किताबें। तो मैं
आपसे कहता हूं कि आप एनसीईआरटी अपने पास रखें 11th-12th में, 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। और उसमें भी यहां पर मैं छोटा सा एक बात बताऊं कि इकोनॉमिक्स के दो हिस्से होते हैं, एक जिसको बोलते हो मैक्रो या समिष्ट अर्थशास्त्र, एक जिसको बोलते हो माइक्रो या वरिष्ठ अर्थशास्त्र। माइक्रो अर्थशास्त्र है वो कंपनी है, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मेरी निजी है या घर की जो खर्चे वर्चे हैं, जो घर का अर्थशास्त्र है, जो कंपनी का अर्थशास्त्र है, उसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हो। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो समिष्ट अर्थशास्त्र है, वो आपके ज़्यादा महत्व का है। तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी में भी ध्यान से देखेंगे तो आपको मोटा मोटा 3 किताबें ऐसी हैं पतली पतली, उसमें से कुछ उसका चैप्टर्स जो हैं जो आपको देखेंगे कि ये मैक्रो से संबंधित, वो आप जब नोट्स देखोगे तो आप जब किताब देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ माइक्रो की, ये चीज़ मैक्रो की, उन्होंने इस हिसाब से उसका वर्गीकरण करा हुआ है। तो 11th-12th की एनसीईआरटी को आप ज़रूर देखें। हाँ, उसमें जो ग्राफ दिया हुआ है, जो थ्योरीज दी हुई हैं, उनको आप एक फौरी तौर पर देख के समझ लीजिए, सिर्फ समझने के लिए। उसमें कुछ बहुत रटने और ये मत सोचिएगा कि आपसे कहा जाएगा कि एडम स्मिथ की का आईएसएलएम मॉडल बताएं आप, या जो है बाद में कीनिशियन आईएसएलएम मॉडल या इस तरह की चीज़ें वो नहीं पूछने वाले आपसे। हाँ, एक आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि कुछ बहुत आवश्यक चीज़ों को छोड़ दें, तो अगर कीमत ज़्यादा रखेंगे तो जो है मांग कम हो जाएगी। अब ये बेसिक बात है, अब इसको ग्राफ और थ्योरीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता है कि भाई आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में आजकल बात चल रही है ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी की, कि जो महंगी दवाएं हैं उनको थोड़ा सस्ता किया जाए। अभी जीएसटी में भी, कल वाली जो खबर मैं आपको बता रहा था जीएसटी काउंसिल की, उसमें भी कई सारी दवाओं में रेट घटाए गए हैं, कुछ में तो नील भी किया गया है, जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, इस बात को मानते हुए कि इनकी आवश्यकता भी पड़ेगी। तो ये आपको फिर तर्क समझ में आने लगेगा, जो आसपास की खबरें आप सुन रहोगे, पढ़ रहे होगे। तो 11th-12th एनसीईआरटी को ठीक से पढ़िए। सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली को चाहे तो आप हटा सकते हैं। किताब कौन सी पढ़ें, मैं इस बात पे ये निर्णय आपके उस पे छोड़ देता हूँ। संजीव वर्मा जी की किताब है, दत्त सुंदरम की किताब है, उमा कपिला मैम जो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हैं, इनकी भी किताब है। इसके अलावा रमेश सिंह जी की किताब है। लिस्ट बड़ी लंबी है, आप कोई सी भी किताब, पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि किताबों को जो इकोनॉमिक्स में चूंकि बहुत डायनेमिक है, समसामयिकी में बहुत कुछ हो रहा होता है, ऐसे में किताबों को पढ़ने का कितना आपको लाभ मिलेगा इम्तिहान के लिहाज से। जानकारी तो आपकी बहुत हो सकती है, लेकिन यहां तो मेरे ख्याल से आपका उद्देश्य है कि कैसे हम अधिकतम स्कोर करें, ये जरा ध्यान रखें। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि रणनीति बहुत जरूरी होगी कि जो है कैसे आप अधिकतम स्कोर करो। फिलहाल आपका उद्देश्य ये होगा, उसके बाद जानकारी लेना अलग चीज होती है। तो सिर्फ ये सोचिएगा कि जानकारी ले लेंगे और इम्तिहान हो जाएगा, तो वो भी गड़बड़ है। हाँ, एक न्यूनतम जानकारी भी होनी जरूरी है, ऐसा भी नहीं कि बिना जानकारी के भी इम्तिहान हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ जानकारी से इम्तिहान होगा, ये थोड़ा गलत सोचना होगा। इस आपको थोड़ी रणनीति बनानी होगी। ये समझना होगा कि आप ये पूरी किताब जो है पूरा पढ़ भी डालोगे, पूरा रट भी डालोगे, तो भी आपके कितना लाभ का और उसमें कितना समय गया। हम लोग इकोनॉमिक्स में एक शब्द को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, उसको बोलते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतना समय आप दोगे, रिटर्न कितना मिला। तो उससे बेहतर है कि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दें, जो आपका करंट अफेयर्स चल रहा है आजकल। जो जैसे अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि संस्था की तरफ से ही, विजन की तरफ से आप करंट अफेयर्स मैगजीन आपको मंथली मिलती है। फिर एक PT 365 भी आएगा जो प्रीलिम्स के लिहाज से होता है, एक मेंस के लिहाज से। 365 वस्तुतः सांकेतिक है, 1 वर्ष का, 365 दिन का। तो PT 365 है, मेंस 365 है। इसमें जो है आपको जितनी भी शब्दावली हैं, जितनी भी नई चीज़ें हैं, घटना तो पता ही जाएगी, साथ में उसका जो बैकग्राउंड है वो भी, तो उससे आपका कहीं ना कहीं वो ज़्यादा लाभान्वित आप होंगे, बजाय इसके कि आप बड़े बड़े किताबों को पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा किताबें ख़राब होती हैं, प्लीज़ इसको ऐसे मत लीजिएगा, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए किताबों से महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ी बात दूसरी है, क्योंकि अब आप युद्ध में जा रहे हैं, तो युद्ध में जब आप जाते हो तो वहाँ रणनीति बहुत मैटर करती है। तो उस हिसाब से आप कोशिश करिए कि किताब आपके पास हो, कोई भी किताब हो। सारी किताबें अच्छी हैं, सभी लेखकों ने यथासंभव अधिकतम प्रयास किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें कम से कम जो है यूँ कहें कि क्लिष्टता के साथ जितना सरल कर सकते हैं उतनी सहजता से समझाने का सभी लेखकों ने प्रयास किया है, और सभी के प्रयास सराहनीय हैं। तो इसलिए मैं किसी किताब के लिए पर्टिकुलर वो नहीं कर रहा, पर हाँ, इस इम्तिहान में ध्यान रखिए किताब आपके पास होनी चाहिए। यदा कदा आपको लगे कोई चीज़ नहीं स्पष्ट हो रही तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन उनको आधार मत बनाइए। आधार बनाइए एनसीईआरटी को, और फिर उसके बाद अपना फोकस दीजिए आप करंट अफेयर्स पे और विश्लेषण पे, समझने की कोशिश करिए।
तर्क, क्योंकि इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा तार्किक विषय कहा जाता है। हर चीज किसी ना किसी कारण से हो रही होती है। अगर वो कारण थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा तो फिर आपको क्वेश्चंस वो जैसे भी पूछेंगे आपको स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो है ये किताब आप ले सकते हो। एक ये जो सबसे जरूरी बात है वो मैं अब तीसरी बात पे करना चाहूंगा अगला, कि आपके पास विगत वर्षों का प्रश्नकोश होना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी घटक है। विगत वर्षों का प्रश्नकोश, जो पिछले सालों के प्रश्न हैं वो कोई सा भी आप ले सकते हो, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछेंगे व्यक्तिगत तौर पे तो मैं समर्थन करूंगा घटना चक्र का। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले मुझे लगता है थोड़ा लकी हैं, क्योंकि घटना चक्र का जो पिछले वर्ष का क्वेश्चन का जो सेट आता है वो अभी इकोनॉमिक्स वाला इंग्लिश में नहीं आता है। बाकी सब विषय तो आते हैं, इकोनॉमिक्स वाला फिलहाल इंग्लिश में नहीं आता, जहाँ तक मेरी जानकारी वो अभी नहीं आया है। शायद ट्रांसलेशन या जो भी इशू रहा हो, पर हिंदी में आपको मैं इस घटना चक्र को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें एक चीज बहुत अच्छी है। जैसे मान लीजिए बैंकिंग है, तो बैंकिंग से जुड़े हुए जितने प्रश्न आए हैं यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, या मध्य प्रदेश में, या छत्तीसगढ़ में, या हरियाणा में, जो आसपास के जो हिंदी भाषी क्षेत्र में है, उनको सबको एकीकृत कर दिया गया, एक जगह कर दिया गया है। तो उससे क्या होता है, आपने बैंकिंग पढ़ा और जो है आपको सारी चीज एक जगह मिल गई। अब तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा नोट्स भी उसमें ऐड कर दिए हैं मोटा मोटा, कि भाई एक जो फौरी रिवीजन आप लास्ट मोमेंट में करते हो वो भी आपको सहयोगी हो जाएगा। तो एक अच्छा प्रश्नकोश है, उससे आप कर सकते हो। मैं मानता हूं, फिर आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं। मानता हूं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कोई भी जब बड़े डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो उसमें त्रुटियां होती हैं। इकोनॉमिक्स हम लोग इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर्स हो जाते हैं, और प्लस माइनस 3-4% को माना जाता है, वो स्वीकृत है। इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। कई बार जो पिछले वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे तो पहले पेज भी गलती थी हिंदी में, तो वो उससे इकोनॉमिक सर्वे का महत्व कम नहीं हो जाता। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं 1-2 टेक्निकल एरर्स हो सकती हैं। उसको लेके 1-2% के एरर के लिए बाकी 98% को आप किनारे नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा समझने की बात है। और ऐसे में अगर 1-2-4 त्रुटियां हो भी तो भी जो है ये प्रश्नकोश बेहतर प्रश्नकोश है। आप चैप्टर पढ़ें, सवाल लगाएं, चैप्टर पढ़ें, जितना आप सवाल लगाओगे, अब वही बात है कि सवाल लगाना कितना सही कितना गलत, उससे क्या लाभ होने वाला है, उससे फायदा क्या होने वाला है। सवाल लगाने से क्या फायदा, क्योंकि वो सवाल दोबारा आएगा, उसको रिपीट करेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। कम से कम यूपीएससी में तो बिल्कुल ही नहीं होना। स्टेट में तो बार को मान भी लें कि हाँ कई बार हो जाता है, लेकिन यूपीएससी तो बिल्कुल नहीं करने वाली। तो पिछले साल के सवालों को लगाने से फायदा क्या है? एक फायदा है, मैं उस फायदे को आपसे थोड़ा सा अगर बात करूं, यहां पर क्या फायदा है। अब जैसे आपके सामने मैंने एक पुराना प्रश्न रखा। ये प्रश्न आया था कि नई जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर ये कर दिया गया। अब इसका आंसर है 2011-12। ठीक, आपने ये पढ़ा। अब जब आप ये क्वेश्चन करिएगा, जरा ध्यान सुनिएगा मुझे, कि जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो इसको रटने की कोशिश नहीं करिए। आपको वैसे भी जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आधार वर्ष 11-12 है। ये पुराना क्वेश्चन है। अब इसको करने से क्या फायदा? जैसे आप इस क्वेश्चन को करते हैं, कर चुके होते हैं, जीडीपी आपने पढ़ा, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा, और इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व किया। अब क्या होगा, जैसे ही आप खबर पढ़ोगे न्यूज़पेपर में, अभी पीछे न्यूज़पेपर में खबर थी भी, और अब दोबारा से शायद उस पर चर्चा शुरू होगी अगले महीने, मान के चल रहे हैं हम कि जनवरी में बात शुरू हो सकती है। और वो क्या होगा कि एक नए आधार वर्ष बनाने की बात कही जा रही है। मॉस्पाई जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उनके जो मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने पहले ही कहा था, कोविड के पहले ही, लॉकडाउन के पहले, कि हम आधार वर्ष बदलने वाले हैं। लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया तो इस समय थोड़ा बात पीछे चली गई, और अब दोबारा से शायद जो है आधार वर्ष बदलने की बात हो सकती है। जैसे ही वो खबर आप पढ़ोगे, आपको ये याद क्वेश्चन ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। आप तुरंत उसको रेखांकित करोगे, तुरंत आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। ये फायदा होता है पिछले वर्ष के क्वेश्चन करने का। जैसे ही आप तो इसलिए मैंने जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसको मैं आजकल में जो डेवलपमेंट है उससे जोड़ के दिखा सकूं। तो जैसे ही आपने पिछले वर्ष से क्वेश्चन किया, आपको ठीक ठीक समझ में आ गया कि भाई देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको जरा हमें ध्यान से देखना होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन भी आया था एनपीसीआई को लेकर कि एनपीसीआई जो है देश में वित्तीय समावेश के संवर्धन में सहायता करता है। एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ की।
अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, उस समय थोड़ा समझ गया कि अच्छा आप जितने भी डिजिटल पेमेंट करते हो ये दरअसल एक संस्था है एनपीसीआई, उस पर जाता है और फिर जो है वो एक मध्यस्थ के रूप में काम करती, बहुत बड़ा। लेकिन अब सोचिए आजकल कितना डिजिटल पेमेंट हो रहा है, इसीलिए आरबीआई ने कहा कि भाई एक ही संस्था पर इतनी निर्भरता खतरनाक हो सकती है। और इस बात को संज्ञानित करते हुए अभी उसी तर्ज पर एक और संस्था बनाए जाने की बात, उसका फाइनल राउंड चल रहा है, जल्दी एक नया नाम मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा फर्क होगा, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो उसमें ऐसा लग रहा है फिलहाल जो कि टाटा ग्रुप जो लीड ले रहा है या अमेजन ग्रुप जो लीड ले रहा है, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह साथ में आ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा ही एक और प्लेटफॉर्म बनेगा। तो जो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है अपने क्लास में और इस पर क्वेश्चंस भी देखें, तो जैसे ही प्लेटफॉर्म आएगा उस पर खबर आएगी, आप अलर्ट हो जाओगे, आपको लगेगा नहीं भाई इस तरह के सवाल बन सकते हैं। या अभी मान लीजिए पीछे आपने रुपए कार्ड के बारे में पढ़ा, तो जो भाई जैसे आपने खबर पढ़ी होगी कि वीज़ा को मना कर दिया है आरबीआई ने कि नए कार्ड अभी फिलहाल जारी नहीं कर सकते आप, मेस्ट्रो पे कुछ इशू आया है, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाओगे कि अच्छा भाई देखो पेमेंट गेटवे से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको मन में स्वतः आ जाएगा कि आखिर क्यों मना किया वीज़ा को, ऐसा क्या कर दिया वीज़ा ने, या जो है ऐसा क्या कर दिया मास्टर कार्ड ने, या ऐसा क्या हुआ था अमेरिकन एक्सप्रेस में। तो आपकी जो आसपास में जो खबर है उसके बारे में जागरूकता बढ़ गई। ये फायदा होता है प्रीवियस के क्वेश्चन करने का, और फिर आप खबरों को एक सामान्य उसमें समझ भी रहे होते हो, उसको आवश्यक जो कहते हैं ना रटना नहीं पड़ता फिर। और जो है फिर आपको अगर उसका विश्लेषण समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही, तो आप देख सकते हैं कि हाँ भाई उससे जो भी सवाल बन रहा है। अब ये बड़े डेवलपमेंट होते हैं कि इतना बड़ा डेवलपमेंट, इतना बड़ी संस्था बनी है, तो कुछ ना कुछ उस पर उम्मीद की जा सकती है। जैसे मान लीजिए हो सकता है इसी बार की मैं बात करूँ, इस बात के प्रीलिम्स में मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा अगर वो सवाल पूछ लें कि आरबीआई का नया वित्तीय वर्ष क्या है, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक घटना थी, आरबीआई ने अपना वित्तीय वर्ष बदल लिया। या एक जो विनिमय दर होती है उसका बेस रेट बदल दिया गया है, 36 से 40 कर दिए गए हैं, उसका आधार वर्ष बदल गया। अब ये आपने आधार वर्ष पे क्वेश्चन किया तो आपको मालूम है, और जैसे ही आप विनिमय दर के जो है बेस रेट बदलने, नीर रीड बोलते हैं उसको इकोनॉमिक्स में, उसको बनने की खबर सुनोगे आपको तुरंत अलर्ट हो जाएंगे आपकी, अच्छा ये जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे जरा ध्यान देने की जरूरत है। आप एक लिस्ट बना सकते हो, जैसे आपने खबर पढ़ी कि हाँ इकाजी निवोला जो है वो WTO की नई अध्यक्षा बनी है, आप अलर्ट हो गए। आपको मालूम है कि अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि क्योंकि पहली महिला है WTO में और पहली अफ्रीकन भी है, तो उस लिहाज से बड़ा डेवलपमेंट हो गया कि इकाजी निवोला किस संस्था की। तो इस तरह से अब वो कुछ भी वो उन पे है, लेकिन फिर आप करंट अफेयर्स को समझने लगते हो कि अच्छा करंट अफेयर में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, बजाय कि आज सेंसेक्स कितने पॉइंट पहुंच गया, या टाटा मोटर्स का शेयर इतने प्रतिशत बढ़ गया, या जो है अभी जी मीडिया के लोगों ने अपने CMD के खिलाफ फाइल किया, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, पीछे आपने खबर सुनी कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री में जो है जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ कहा है जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर। अब आप वो शब्द शायद आपने सुना भी हो, लेकिन जब तक आप उसका महत्व नहीं समझोगे कि भाई टेलीकॉम क्यों महत्वपूर्ण और ये महत्व कितना, ये आपको पिछले साल के एग्जाम से समझ में आने लगेगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर आप कर रहे हो तो एक गलती मत करिएगा, और वो ये है कि उस समय के डेटा मत याद रखने लगिएगा। अब 2011-12 में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें कुछ डेटा था, तो उस डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उससे एक स्रोत लेने की जरूरत है, उससे एक आधार लेने की जरूरत है, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जरूरी है कि क्यों आप पिछले साल के क्वेश्चन करें। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए अपने पूरी रणनीति में अगर 100 घंटे अलॉट किए हैं तो 50 घंटे पढ़िएगा, 50 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, वो ज़्यादा आपको लाभ देगा बजाय इसके कि आप 100 के 100 घंटे पढ़ें। तो उससे फिर आप ये कुछ ऐसा है कि जैसे मुझे कोई बता दे कोच यहाँ टीवी पे बैठ के कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, बॉल बैटिंग कैसे करते हैं, उससे मैं बैट्समैन नहीं बन जाऊंगा जब तक मैं खुद बल्ला लेके फील्ड पे उतरूंगा नहीं और थोड़ी बहुत कोशिश नहीं करूंगा। उस कोशिश करने में समझ में आने लगेगा कि अच्छा ऐसे करते हैं, ये गलती होती थी, इसको ध्यान रखने की जरूरत, लेग मूवमेंट ऐसे होना चाहिए था। ये कुछ ऐसा है, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको अंदाजा लगने लगेगा कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से सवाल आ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पिछले साल से क्वेश्चन करें, उनकी प्रासंगिकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि इस पूरे इम्तिहान में कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत या विश्लेषण पे महत्व है। उसका पूरा जो है आपका जो ताना बाना है सामाजिक अध्ययन का, वो आपकी सामान्य जागरूकता के संदर्भ में कि आप कितने जागरूक हैं, कितना चीज़ों को समझ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब एक बात यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा था कि कैसे हम करंट अफेयर्स को मैनेज करें।
करंट अफेयर्स के संदर्भ में भी एक चूक अक्सर होती है। मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, बाकी अलग बात हो गई। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर में एक जो बड़ी गलती विद्यार्थी करते हैं वो ये करते हैं कि वो सोचते हैं लास्ट में सब कुछ करेंगे क्योंकि डेटा याद रखना होगा शायद। एक तो डेटा याद रखना नहीं है, मैंने आपको शुरुआत से मैं इस बात को कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डेटा नहीं याद रखना। ये मत सोचिएगा कि इस इम्तिहान में डेटा पूछने वाले हैं आपसे। आपकी विषय की के संदर्भ में जागरूकता कितनी है वो जानना चाहते हैं। आर्थिक गतिविधियों के प्रति आप कितने जागरूक हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे बहुत ज़्यादा डेटा नहीं पूछा जाना। डेटा कब पूछा जाता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, जब वो डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि एक उदाहरण के लिए बात कीजिए कि मान लीजिए हमने अभी पीएम किसान शुरू करा, तो पीएम किसान में धनराशि बहुत महत्वपूर्ण हो गई कि कितनी धनराशि है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण डेटा वो उस योजना का आधार बन रहा है पीएम किसान का। या अभी मान लीजिए कि आपने सुना है कि एक बड़ी खबर इस बीच में हो सकता है इस बार प्रीलिम्स में आपको दिख भी जाए, आप लोग तो खैर आगे दोगे, लेकिन बड़ी खबर है कि जो स्वास्थ्य के मामले में एक स्वास्थ्य निधि बना दी गई, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य निधि। अब उसमें एक डेटा ये आएगा कि जो सेस और जो सरचार्जेस हैं वो मिला के एक निधि बनाएगी, लोकलेखा में निधि बनाई जाएगी और वो जो है स्वास्थ्य मंत्रालय उसका देखरेख करेगा। अब ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में हम सब ने देखा कोविड के चलते कि अवसंरचना की थोड़ी कमी थी, थोड़ा और फंड होना चाहिए था। तो उसको अब भविष्य में ऐसी दिक्कत ना हो स्वास्थ्य में, इसलिए क्या किया गया है कि एक स्वास्थ्य और शिक्षा वाला जो घटक है उसको मिलाते हुए एक लोकलेखा का वो बना दिया। अब ये महत्वपूर्ण डेटा है, ये याद रहना चाहिए। अब आप अगर ये डेटा याद रखने चलोगे मिनिस्ट्री में कौन कौन लोग बैठे थे, क्या था, तो वो जो है न्यूज़ में रहती है। हम लोग भी करंट अफेयर्स में थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे भी, स्वभावतः कि भाई मंत्रालय में ये लोग बैठे थे, वहाँ पर ऐसा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, और वो तब आती है जब आप ये बेसिक बात समझ लें कि आपसे जागरूकता की उम्मीद की जा रही है, उस विषय की विशेषज्ञता की नहीं। तो इकोनॉमिक्स में जब करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो एक तो सबसे बड़ी गलती जो आप ये सोचते हो कि लास्ट में कर लेंगे, वो सही तरीका नहीं है। कैसे करें? मैं हमेशा सलाह देता हूं आप मासिक करें। अच्छा, मासिक क्यों करें? क्योंकि मैं यूपीएससी के बारे में तो नहीं जानता, मतलब इन संस्थाओं के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हर बड़े संस्थानों में, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो, उन सब जगहों पर एक परंपरा चलती है। वो परंपरा मुझे लगता है अगर मैं कल पता चले कि वहाँ भी चलती होगी तो कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं होगी, और वो ये है कि प्रश्न एक साथ नहीं बनाए जाते, उनका एक बंडल बनाया जाता है। हर महीने या हर 2 महीने या हर 3 महीने पे क्वेश्चंस मंगाए जाते हैं जो इनको पेपर बनाना है, और लास्ट में कुछ लोग बैठ के उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं कि क्वेश्चन होने चाहिए। उससे क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि जो अभी तत्काल में घटना हुई है उसको जो है ज़्यादा प्राथमिकता मिल जाए। पूरे साल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सबको बराबर प्राथमिकता मिलती है, ये एक उद्देश्य होता होगा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पेपर सेटिंग की बात करें तो ऐसे में ये मानना कि यूपीएससी एक दिन में पेपर बनाती होगी, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप हर महीने करंट अफेयर करते हो तो उससे 2-3 बड़े फायदे होते हैं। एक तो ये कि आप उस महीने जो करंट अफेयर उसको जान गए, अब इससे संबंधित जो खबर आएगी आप उसको ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, ज़्यादा समझ पाओगे। दूसरा ये कि आप लास्ट में देखोगे कि चीज़ें एक तरह से उन्हीं को ही आप और व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपके लिए आसान हो जाएगा। जब पीटी पता चला कुछ दिन बचे हैं तो आपके पास बहुत कुछ दोहराने को है, तब आप सोचें कि वे एक पूरा सीरीज़ पढ़ेंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और फ़ायदा भी है कि आप जब उसको पढ़ रहे हो तो उससे विषय के संबंध में जो कुछ भी आप जानकारी रखते हो, जानकारी रिवाइज भी होती रहती है समय समय पर हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप करंट अफेयर्स मंथली पढ़ते हैं, वही बात कि बहुत ज़्यादा डेटा रटने की कोशिश मत करिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, और अगर कहीं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं तो वो जो है आप इम्तिहान के समय में उसको खास करके दोहरा लीजिए कि हाँ भाई ये आंकड़े थे। उसकी एक लिस्ट बन सकती है कि हाँ ये आंकड़े थे, इसको हम ऐसे करेंगे। तो वो सब काम भी आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए संस्था की तरफ से एक तो हम लोग डेली पॉडकास्ट जारी करते हैं। आप देखते हो कि आपको डेली पॉडकास्ट आप जानते हो जो कुछ डिजिटल माध्यम में होता है, तो रोज आपको खबर मिलती है, उसमें इकोनॉमिक्स की खबर भी रहती है, उसको सुन लीजिए, उसको आप समझिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे मंथली मैगजीन में भी वो सब बातें हैं, उन पे विमर्श होता है, उन पे चर्चाएं होती हैं, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। फिर आप देखोगे कि उस PT 365 और मेंस 365 है, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी।
आई होप आपने पीटी 365 और मेंस 365 का फॉर्मा पहले देख लिया होगा। पहले सर ने आपको दिखा दिया होगा कि कैसे वो मैगजीन दिखती है, और मेरे ख्याल से जितने भी सिविल सर्विस अभ्यर्थी लगभग सब इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। तो इस विषय का भी अलग से पीटी 365 आता है और मेंस 365 आता है, वहां से लाभान्वित हो सकते हो। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार की तरफ से आता है। जिनको नहीं मालूम मैं यहां थोड़ा बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से बजट के 2 दिन पहले एक वार्षिक, एक तरह से कहें रिपोर्ट कार्ड जारी होती है, जिसको आप बोलते हो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वे। 2 वॉल्यूम में आता है। उसका जो वॉल्यूम 1 है, जो पहला वॉल्यूम है, वो जो है काफी भविष्योन्मुखी होता है, उसमें बड़े अच्छे विमर्श होते हैं। और जो दूसरा वॉल्यूम है वो जो है उस पर आंकड़े, डेटा, फैक्ट फाइल, ये सब रहता है। तो भले आप दूसरे को ना भी पढ़ें तो पहले को जरूर देख लेना चाहिए एक बार कि हाँ कितने अच्छे से है। हालांकि संस्थान की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे का अलग से एक उसकी जो मुख्य बातें हैं उसके लिए एक अलग से जीस दिया जाता है। ऐसे ही बजट के लिए भी अलग से डॉक्यूमेंट होगा ताकि आप कम शब्दों में बातों को समझ पाएं। अब यहाँ पे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जैसे मैं पीछे बात कर रहा था पुस्तक की, मैं जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अच्छे से मतलब मेरा जो इन तैयारी को लेकर बहुत संजीदा हैं, जो सेंसिटिव हैं, जो बहुत क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हैं, मुझे खुद एक विद्यार्थी ने ही एक बार कहा था, तो मैं उसी बात को आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसने कहा था सर आपने एक बात कही थी, वो मुझे बहुत हेल्प हुई कि बजाय आप इकोनॉमिक्स की मोटी मोटी किताबें पढ़ो, नहीं कुछ है तो इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ लो। अब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते समय भी उसको रटिएगा मत, उसके ग्राफ को मत रटने लगिएगा। एक कंसेप्ट की अच्छा ये है कि जैसे इस बार इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी बातें कही गई कि जो सरकार कैसे काम करे, या पिछले इकोनॉमिक सर्वे में बातें कही गई थी क्यों जो है निजीकरण के क्या, स्ट्रैटेजिक विनिवेश क्या है, इन सब चीज़ों अब देखा आपने मेंस में उससे क्वेश्चंस मिले आपको। तो इकोनॉमिक सर्वे में एक फिर भी सरकार की तरफ से चूंकि डॉक्यूमेंट आ रहा है तो आपको पता है कि हाँ अंदर क्या चल रहा है, किन चीज़ों पर डिस्कशंस हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे को आप जैसे कि आपके कमरे में नॉवेल्स होती है ना, कभी नहीं पढ़ने का मन हुआ उस तरीके से, तो आप उसको अपने पास रखिए, पिछले साल की रखिए, कोई बात नहीं, जब तक नई नहीं आ रही है। कभी कभी यदा कदा उठाया, एक पेज देख लिया किसी एक चैप्टर का कि भाई ये क्या है, उसका कम से कम इंट्रोडक्शन पार्ट, तो उससे आपको काफ़ी समझ आने शुरू हो जाएगी। अच्छा आजकल ऐसी बातें चल रही हैं, सरकार इस तरह से सोच रही है। क्योंकि जो अभी फिलहाल हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं सुब्रमण्यन साहब, वो बहुत इंटेलेक्चूअल हैं, खुद उनकी दोनों पृष्ठभूमि रही है, एकेडमिकली भी बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पढ़ाई भी है, और दूसरी तरफ चूंकि आरबीआई जैसे बैंकों के साथ काम भी किया है तो धरातलीय जानकारी भी खूब है। तो वो दिखता है, वो जब वो राइटअप देखते हैं आप इकोनॉमिक सर्वे में तो दिखाई पड़ता है वो। तो ऐसे में बजाय उन मोटी मोटी किताबों को पढ़ने के तो बेहतर है कि आप फौरी तौर पर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह को यदा कदा देख लें। पर अगर आपको नहीं पढ़ना है तो भी संस्था की तरफ से एक उसके लिए ब्रीफ आती है, वो बहुत कम पेजेस में होती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित जितनी भी बातें हैं, और इसमें कहीं दो मत नहीं कि इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें कही गई हैं, अक्षरशः तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्हीं के इर्द गिर्द आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस उन्हीं के इर्द गिर्द दिखाई पड़ रहे हैं। अक्षरशः इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लिया जाएगा ये मत सोचिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ रटने पे मत सोच जाइएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि हाँ एग्जैक्टली बात क्या कही गई है। बजट में कुछ नया शब्द आया है, कोई नई स्कीम आई है, कोई नया अप्रोच आया है, तो उसके बारे में आपको जानकारी, जैसे बजट में ही कहा गया था कि प्राइवेटाइज करेंगे डिस्कॉम कंपनीज को, तो आप देख रहे हो उसके बारे में काफ़ी कुछ हो रहा है। बहुत सारे प्रपोजल बजट में दिए गए थे। एक हो सकता है इस बार प्रीलिम्स में पूछ भी लें कि भाई बजट में कहा गया था कि एक जो नरसिम्हन समिति ने जिन DFIs को बंद कर दिया था, जो है विकास वित्त संस्थानों को, एक नए विकास वित्त संस्थान को शुरू किया गया है, तो उसके बारे में क्या खबर हो सकता है, उस पर सवाल कुछ मिल जाए। तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, तब आप देखते हो कि धीरे धीरे आप जो है जो आपकी आवश्यकता है इम्तिहान की उस तरफ बढ़ रहे होते हो। और ये सब काम आपको संस्थान की तरफ से ही एक तरह से मिल जा रहा है कि आप डेली भी सुन सकते हैं, मंथली भी सुन सकते हैं, और इसके अलावा बजट और आर्थिक सर्वे का भी विशेषांक आता है। और हर एपिसोड में, चाहे मंथली हो, चाहे डेली हो, चाहे PD 365 हो, हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि जितनी शब्दावली है उसके बारे में जानकारी, अगर कोई स्कीम आई है तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी जानकारी, तो वो अपने आप में एक
इंडिपेंडेंट पूरा राइटअप होता है कि उस राइटअप को ही अगर आप पढ़ लें तो आपको उसके बारे में सारी चीज़ें जो है, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो स्वॉट एनालिसिस, कि उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या चिंताएं हैं, वो सब आपको एक जगह मिल जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप महीने में 2-3 दिन, कोई भी 2-3 दिन अपनी पसंद के हिसाब से, महीने में 2-3 दिन, जैसे मैं आज भी शिक्षक होने के बाद की अपनी जिम्मेदारियों को मानते हुए मैंने महीने के कुछ खास दिन डिस्कस, हफ्ते में यूं कहें तो 2 दिन है जहां पर मैं पूरे हफ्ते में जो भी गतिविधियां हुई उनको ध्यान से देखना, उनके बारे में पूरा डिटेल देखना, और अगर कोई गतिविधि चल रही तो मैं हमेशा तो अपने साथ एक नोटबुक रखता हूं कि भाई ये गतिविधि, उसको नोट कर लिया, हफ्ते में उसको देख लिया और अपने नोट्स में जहां भी उसको ऐड करना हुआ ऐड कर लिया, ताकि मैं विद्यार्थियों को वहां पर ये बता पाऊं कि देखिए आजकल ये चल रहा है, इस पर आपको ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कोशिश आप स्वयं जितना करेंगे कि हाँ, इसीलिए आपने भी सुना हो कि इस इम्तिहान में ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइज रहिए, कि कितना आप सुनियोजित तरीके से चल रहे हैं उतना आप लाभान्वित होंगे। और शायद यही कारण है, प्लीज़ इसको अन्यथा मत लीजिएगा मेरे स्टेटमेंट को, कि शायद यही कारण है कि सिलेक्शन होने वाले विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो अभी भी 25 के आसपास है। औसत आयु अगर आप देखेंगे तो 25 के आसपास है, 25 से कम वाले ज़्यादा हो रहे हैं। उसका शायद मैं रीज़न देख पा रहा हूँ कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका नज़र इस तरफ जाता है क्योंकि वो एकेडमिक में बहुत नहीं गए होते हैं। आप जितना ज़्यादा एकेडमिक पढ़ने लगते हो फिर आपको आकर्षित करता है। ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं कि पता चला वो वाकई इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत जानते हैं जो शायद एमए विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय में एमए विद्यार्थी भी ना बता पाते हैं उसको, लेकिन उससे आपका जो उद्देश्य है वो ज़रूर कहीं ना कहीं उसमें बहुत लाभ नहीं मिल रहा। मैं नहीं कहूँगा उससे नुकसान हो जाता, लेकिन हाँ उससे बहुत लाभ नहीं मिल रहा। तभी बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही होती है। तो करंट अफेयर्स को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डेली सुन लीजिए। हालांकि ये भी सोचना कि 365 दिन आप डेली रोज सुन लेंगे ये भी संभव नहीं है, तो कोशिश करिए अधिकतम जितने दिन सुन पाए अच्छी बात है। कुछ रह गया कोई बात नहीं, उसको बहुत चिंता भी है, मैं सोचिएगा बैकलॉग खत्म करना है, आप जो है उसको सुन सकते हैं। प्लस जो है जो आपका मंथली मैगजीन उसको देख सकते हैं, प्लस जो है मेंस 365, पीडी 365 में भी चीज़ों को और ज़्यादा सारगर्भित किया जाता है, आप उसको देख सकते हैं। न्यूज़पेपर के बारे में मैंने यहाँ जो है सिर्फ इतना कहा है कि जो है अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर की चूंकि उसी की एनालिसिस आपको पॉडकास्ट में मिलती है तो आपका वो काम हो जाता है बहुत सारे स्रोतों को मिलाकर। लेकिन फिर भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ज़रूर करनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कोई सा भी न्यूज़पेपर। आजकल स्रोत इतने अच्छे मिल गए हैं कि वो सभी न्यूज़पेपर लगभग वही पीटीआई का स्रोत, लगभग वही पीआईबी का स्रोत उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोई सा भी न्यूज़पेपर आप कोई सा भी पढ़ते हैं, आप जो है दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय सहारा पढ़ लीजिए, आप नवभारत टाइम्स पढ़ लीजिए, मैं सोचेगा कि ये पेपर अच्छा है बाकी अच्छे नहीं है। आजकल लगभग सभी पेपर की जो गुणवत्ता है वो, हाँ कहाँ फ़र्क हो सकता है प्राथमिकताओं पर, कि वो कौन से न्यूज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। जैसे कोई लोकल न्यूज़पेपर है तो अमर उजाला जैसे, तो हो सकता है वो जो राजनीतिक न्यूज़ है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दे। तो लेकिन वो बात इकोनॉमिक्स में लागू नहीं होती। जो इकोनॉमिक्स का पेज होता है वो सारे न्यूज़पेपर में आप देखेंगे एक जैसा है। हाँ, अगर आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ते होते तो मैं ज़रूर कहता कि इंग्लिश में एक कॉलम आता है एक न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर, उसमें एक कॉलम आता है एक्सप्लेनेशन करके, उसमें बड़े अच्छे से दिया होता है चीज़ों को। हालांकि उतनी यहाँ पर हम लोग जो पॉडकास्ट बनाते हैं उसमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हाँ यहाँ से अच्छी चीज़ है। उसमें 3-4 पेपर्स को रेफ़र किया जाता है, योजना को और पीटीआई की कुछ न्यूज़ होती है उसको रेफ़र किया जाता है और उस पर आधारित वो होता है। तो आप वहाँ उसको सुन सकते हैं, उससे आपको लाभ मिल सकता है। प्लस जो है आप मंथली मैगजीन्स को तो से लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये तो करंट अफेयर्स की बात रही कि करंट अफेयर्स मैनेज कैसे करें, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है इकोनॉमिक्स में। और ये ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि आंकड़े रटने के पीछे मत जाइएगा, विश्लेषण को समझिए, तर्क समझिए, कोशिश करिए जानने की कि ये काम आखिर क्यों किया जा रहा है। आप कोई भी काम करते हो क्यों करते हो, वो क्यों जिस दिन समझ में आने लगा आपको, तो आप देखेंगे कि फिर वो पिक्चर जो है स्पष्ट होने लगती है कि अच्छा ये ऐसे था इसलिए ऐसा हो रहा है, या इसके ये कारण थे, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है बात रही जब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे मैनेज करें। तो मैंने 5 आपके सामने चुनौतियां रखी थी, उसमें मैंने आपको बताया एक तो कि स्रोत क्या हो, एनसीईआरटी को आधार बनाइए और करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए। आजकल करंट अफेयर्स में शब्दावली वगैरह आपको मिल जाती है तो वो काम भी वहाँ से हो जाएगा। दूसरा मैंने आपसे कहा कि
पिछले साल को क्वेश्चन करने के क्या लाभ हैं। तीसरा मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स को आप कैसे मैनेज करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स को आप कैसे मैनेज करें। अब एक चौथी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। इस बात के लिए मैं आपसे वही कहूँगा कि देखने में बहुत अजीब सी बात लग सकती, हो सकता है आपको लगे क्या सर आप मुझे बच्चा समझ रहे हो, ये सिखा रहे हो कि नोट्स कैसे बनाओ। लेकिन अगर आपने इस बात को थोड़ा सीरियसली लिया तो आशा करिए कि आप इम्तिहान के आखिर में वाकई महसूस करोगे कि हाँ ये एक बड़ा अच्छा निर्णय था, ये किया जाना चाहिए था। वो है कि नोट्स कैसे बनाएं। इसका महत्व क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। तर्क, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है, थोड़ा तर्क समझते हैं। अगर मैं अभी आपके सामने 10 नाम लूं फटाफट, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, संजय गांधी, ऋतिक रोशन, मुकेश अंबानी, कुछ इस तरह से 10 नाम लूं और लास्ट में सबसे पहले मैंने शुरुआत की अमिताभ बच्चन से और लास्ट में मैंने मुकेश अंबानी को रखा, 10 नाम मैंने आपको बोले, या लास्ट में मान लीजिए मैंने ऋतिक रोशन को रखा। आप इसमें कितने नाम लिख पाओगे? अगर मैंने आपको 10 नाम फटाफट बोले, जैसे मान लीजिए 5 ही नाम मैंने बोले, तो कितने नाम एग्जैक्टली आप लिख पाओगे? 10 में से कितने नाम आप याद रख पाओगे? मैं आपको बताऊं, मनोविज्ञान की बात, पहला नाम पक्का याद रहेगा, आखिरी नाम पक्का याद रहेगा। पहला पक्का याद रहेगा, आखिरी पक्का याद रहेगा, बीच में वो नाम याद रहेगा जो या तो बहुत महत्वपूर्ण हो या आपसे कुछ विशेष उसका लगाव हो, कोई एक्टर हो सकता है या कुछ और बात हो, वो आपको याद रहेंगे। बाकी आप भूल जाओगे कि अच्छा और क्या, संजय गांधी आपको शायद ध्यान ना आए कि अच्छा ये भी बोला था इन्होंने। मनोविज्ञान इसको बोलता है रिसेंसी इफेक्ट। रिसेंसी इफेक्ट ये होता है कि जो शुरुआती चीज़ हैं वो आपको याद रहती हैं, जो आखिर की चीज़ हैं वो याद रहती हैं, बीच की चीज़ें आप भूल जाते हो। कहने का मतलब ये कि आप इम्तिहान के लास्ट 15-20 दिनों में क्या पढ़ते हो वो आपको सबसे लाभ देता है, बजाय इसके कि आपने पूरे साल भर क्या पढ़ा। पूरे साल भर क्या पढ़ा तो होता क्या है, आप में से कई लोग इस बात को महसूस करते होंगे। अगर आपने कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, एमसीक्यू जिसको आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हो, आपने सबने महसूस किया होगा कि आप क्वेश्चन में से 4 में से 2 तो निकाल ले जाते हो कि ये 2 तो आंसर नहीं है। अब बाकी 2 में आप फंस रहे होते। पढ़ा भी है आपने, ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ा है, कहीं पढ़ा तो है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पर एग्जैक्ट क्या है वो याद नहीं आ रहा है। अब वहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो और उस कंफ्यूजन में फिर 50-50 हो गया, या तो आप करके आओगे तो नहीं करके आओगे वाली बात हो जाती है ना। अब ऐसे में अगर आप तर्क का इस्तेमाल करोगे तो जो आपने लेटेस्ट पढ़ा होता है वो तर्क स्ट्रांग होता है, जो भी हाल फिलहाल में जो आपने तर्क रखा होता है, पढ़ा होता है, वो तर्क स्ट्रांग होता है। इसलिए नोट्स का बड़ा महत्व है। नोट्स से मेरा क्या अभिप्राय है इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको हमेशा इकोनॉमिक्स में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे आपने देखा करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द चीजें घूमती हैं। तो आपको नोट्स हमेशा ऐसे बनाने चाहिए कि आप जो भी नोट्स बनाते हो, जिस भी चीज से, आप एक लाइन खींचो अपने कॉपी में, जो भी आपने नोट्स की कॉपी बना रखी है उसमें आप एक लाइन खींचो और ये 2 जगह है इसको खाली रखिए। आप मान लीजिए चैप्टर पढ़ रहे हैं मुद्रा बैंकिंग के बारे में, आप यहाँ लिखें मुद्रा के बारे में, बैंकिंग के बारे में, जो भी आपने पढ़ा, क्लास में पढ़ा, किताब से पढ़ा, फिर मान लीजिए अपने एनसीईआरटी पढ़ा, उसके बारे में जो अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है वो लिख लिया। अब आपका ये नोट्स तैयार है। अभी आपने दोनों तरफ जगह छोड़ी हुई है, आप सोच रहे हैं इस जगह का क्या उपयोग है। अब कल आपने कोई न्यूज़ पढ़ी आरबीआई के बारे में, कल आपने कोई न्यूज़ पढ़ी कोई बड़ा निर्णय हुआ मौद्रिक नीति के बारे में, आप तुरंत अपने इस नोट्स पे जाइए और वहीं पे इसको ऐड कर लीजिए। जहां आपने मुद्रा लिखी हुई है उसके सामने इसको ऐड कर लीजिए। एक किस डेट को ये न्यूज़ आई थी, किस न्यूज़पेपर में थी, कहां से पढ़ा था और क्या न्यूज़ थी। 2 फायदे होंगे। अब जब आप इसको रिवाइज करोगे वो करंट अफेयर भी रिवाइज होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना इम्तिहान के कुछ दिन पहले कि आपको याद तो आ रहा, कुछ कहीं पढ़ा तो था, पर क्या पढ़ा था वो ध्यान नहीं आ रहा है। अब वो आप कितने स्रोत ढूंढोगे कहां कहां पढ़ा था। पर अगर आपने जो आपका मेन स्रोत है उसमें उसको लिख लिया है तो आपको जो है वो जब भी आप बैंकिंग रिवाइज करोगे चैप्टर, पूरा रिवाइज हो जाएगा। और ये आपकी तैयारी में बहुत बड़ा निर्णायक होता है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि पढ़ा सबने को खबर होगा, जितने भी अच्छे विद्यार्थी होंगे। आपने इम्तिहान के कुछ दिन पहले उसको ठीक से रिवाइज भी कर लिया, बाकी सबने 6 महीने पहले पढ़ा था या नहीं ध्यान दिया था, आपने यहाँ पे। और एक और फायदा भी होगा जिसको मैं कहता हूं कि इंट्रिंसिक लाभ है, दिख नहीं रहा लेकिन लाभ है, कि चूंकि आपके पास जगह कम होगी तो आप सिर्फ मुख्य बातें लिखोगे।
और यहां से आपके अंदर एक आदत बननी शुरू होगी कि किसी भी खबर से मुख्य बातें कैसे निकाली जाएं, और यही आपका मेंस का दृष्टिकोण है। मेंस में वो आपसे यही चाहते हैं कि कैसे कम शब्दों में काम की बातें आप लिखना जानते हो कि नहीं, जिसको कहा जाता है ब्रीफिंग, जो आपकी पूरी जिंदगी का जॉब होता है कि आप ब्रीफ कर रहे होते हो, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, तो आपको वो आती है कि नहीं कि आप कम शब्दों में चीज़ें लिख पा रहे हो कि नहीं। तो आपको ब्रीफिंग कितनी आती है, वो नेचुरली आने लगेगी धीरे धीरे। आपने ये जगह छोड़ी, इसमें ये ऐड करते गए, और आप देखोगे जब जब रिवाइज कर रहे हैं करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो रहा है, फिर आपका वो जो एक विषय में पकड़ है वो बढ़ती है। आप सोचेंगे फिर ये जगह क्यों खाली कराई, ये जगह मैंने इसलिए कि मान लीजिए अपने पिछले साल में कोई क्वेश्चन करे, हो सकता है वहां पे आपको कोई बढ़िया चीज स्टेटमेंट मिल गया, कुछ अच्छी चीज मिल गई जो आपके नोट्स में नहीं थी, आपने यहाँ ऐड कर लिया। चाहे तो पेज नंबर, अब आप सोचेंगे पेज नंबर क्यों देना या डेट क्यों बताना, ये सब भी आदत डालिए थोड़ा। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कभी आपको इस खबर को थोड़ा और पढ़ना हुआ तो आपको मालूम है एग्जैक्टली किस डेट को किस न्यूज़पेपर में पढ़ा था। आप तुरंत गए गूगल पे, आपने सर्च किया और उसको न्यूज पढ़ ली, या किस पेज नंबर पे, तो आपको हर बार किताब उठा के उतने पेज नहीं पलटने पड़ेंगे, आप सीधे उस पेज नंबर पे जाओगे। आप हो रहे हो ऑर्गेनाइज की नहीं, और जितने पे ऑर्गेनाइज होगे, जितना इसको आप रिवाइज करते जाओगे, आप देखोगे कि आप उस चीज में स्ट्रेंथन हो रहे हो। और जिस दिन आपके नोट्स की ये साइड पूरे अच्छे तरीके से भरे हुए हैं और लगने लगा कि जगह आप कम पड़ रही है, आप समझिए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। तो ये थोड़ा सा एक फायदा हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि परीक्षा के दिनों में रिसेंसी इफेक्ट में सहयोगी होता है, जो डेली न्यूज़ का आपको उसमें विशेष लाभ मिल सकता है, समय का आप अधिकतम उपयोग कर पाते हो, बार बार वो जो ढूंढना सर्च करना, आवश्यक सूचनाओं का संकलन हो जाता है, अनावश्यक सूचनाएं हट जाती हैं, और जो है उससे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि क्या ध्यान रखा जाए, क्या ना ध्यान रखा जाए। तो ये बात रही कि आपको क्या क्या संदर्भ रखने चाहिए जब आप बात करते हो तैयारी की। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटक पर कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ा जाना चाहिए। तो जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने उसको फौरी तौर पर लिख लिया है, आप इसको आराम से देख सकते हैं पॉज करके, कि अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो जो यूपीएससी, चूंकि सिलेबस तो उन्होंने एक लाइन का दिया हुआ प्रीलिम्स में कि आर्थिक सामाजिक जो विकास है, मेंस में उन्होंने कुछ बातें तो लिखी हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। ऐसे में पिछले साल के क्वेश्चंस के आधार पर, जो राजनीतिक घटनाक्रम, जो आर्थिक घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके आधार पर ये बातें निकल के आती हैं कि ये आपके सिलेबस में है। पहला कि कुछ आपको बेसिक बातें पता है कि नहीं, पूंजी क्या होती है, वित्त क्या होता है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, मस्पाई क्या है जो आंकड़े इकट्ठा करता है। ऐसे भी सवाल आए हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, फिर राष्ट्रीय आय का मापन कैसे, विकास के सूचकांक जो महत्वपूर्ण HDI क्या है, तमाम मल्टी नेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स, कम से कम UNDP के जो सूचकांक हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए। प्लस जो है प्लानिंग क्या है, नियोजन के बारे में, 5 ईयर प्लान के बारे में, बैंकिंग के बारे में, मौद्रिक नीति के बारे में आपको कितनी जानकारी, राजस्व के बारे में क्या, राजकोषीय नीति, आर्थिक नियोजन, कर इत्यादि के बारे में, विभिन्न क्षेत्र में, उद्योग में क्या, कृषि में क्या, तृतीय क्षेत्र में क्या, सर्विस सेक्टर में क्या, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। ये देखिए मेंस के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है ये, इसे मैंने उसको अलग अलग स्लाइड्स में रखा है। प्रीलिम्स वाला के लिहाज से वो ज्यादा जनरिक था, जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंकिंग से आते हैं प्रीलिम्स में, अगर आप देखो तो बैंकिंग से, राजकोषीय नीतियों से, ये आपके जो सेक्शन से ये ज्यादातर मेंस वाले हैं, पर प्रीलिम्स में भी हैं लेकिन मेंस में इनके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास लक्ष्य क्या है, रोजगार कल्याण योजनाएं, गरीब निवारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अभी आप खबर सुन रहे हो मिड डे मील को लेकर के, मिड डे मील DBT किया जा रहा है, तो जैसे आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा कि अच्छा मिड डे मील भी तो था इसमें। खाद्य सुरक्षा क्या, मुद्रास्फीति क्या, वित्तीय बाजार, अवसंरचना में क्या, हर साल एक क्वेश्चन अवसंरचना में आ रहा है। अभी भारत सरकार एक बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम लेके आया है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, क्या है उसके घटक, तो ऊर्जा में क्या, रेलवे में क्या, विमानन में क्या, बहुत कुछ हो रहा। आप देख रहे हो ऊर्जा के क्षेत्र में, तो इस बार इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था मेंस में, उसमें पूरा आपने देखा है कि बहुत कुछ किया जा रहा है। अगर हम बात करें उड़ान 4.0 है विमानन में, सड़क के लिए बहुत कुछ अवसंरचना विकास में किया जा रहा है, समुद्र पोत के लिए अगर आप देखें तो पूरा नया एक कानून बनाया गया है। तो निवेश के विभिन्न प्रारूप क्या हैं, ये आपके जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक हुए, जिनसे आप देखते हो कि मेंस में और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आप इसको आराम से पॉज करके भी, जब आपको समय हो आप उसको देख सकते हैं, इसको जरूर नोट कर लें जहां, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं।
और आखिर में अगर हम बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया था, टॉपिक क्या था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का क्या स्थान है, तो आपको थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक क्या होता है, हर साल एक नए क्वेश्चन प्रीलिम्स में जरूर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ा हुआ, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक क्या आते हैं, WTO क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश में जैसे आजकल आप देख रहे हो कि बहुत तेजी से भारत में का जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या उसकी चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं, या आप मान लीजिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों, जैसे अगर आपने देखा पीछे जो ईरान के साथ हो रहा है, अब आपको अंदाजा लग जाएगा भाई, जब आप इन चीज़ों को समझने लगेंगे तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ईरान पे जो सैंक्शंस लग जाते हैं उससे हमें क्या नुकसान है, चाबार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या रीज़न है चाबार पोर्ट का, क्यों हम वहाँ पर रेलवे ट्रैक डेवलप करना चाह रहे थे, इत्यादि इत्यादि। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, क्यों भारत क्वेड देशों के साथ आगे आना चाह रहा है, क्या है भारत की जो है स्थिति, अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति, क्यों हम एशिया में एक नए विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब बातें जो है जो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी है उसके संदर्भ में, तो ये आपके सिलेबस में आता है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ इस बात को जानते हुए कि आप सुबह से ही सुन रहे हो, ऐसे में शायद जो है आपको लग रहा हो कि तो इसको मैं थोड़ा तेज जो है बताते हुए चल रहा हूँ कि ये सिलेबस में ये बातें हैं। एक बार मैं आप चाहें तो उसको कहीं रेखांकित भी कर सकते हैं। बैंकिंग और मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैंकिंग, राजकोषीय नीति, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी, रोजगार, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं, ये सब प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इस समय कृषि भी, क्योंकि कृषि में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे एग्रोस्टेक एक नीति आयोग ने शुरू करा है, अगर आप खबर सुन रहे हो उसके बारे में, हमारे जो तमाम जो कृषि संगठन है वो उसका विरोध भी कर रहे हैं एग्रोस्टेक का, कि ये ठीक बात नहीं है, उसमें डेटाबेस चीज़ें होंगी। तो इन सब में कुछ नया डेवलपमेंट है। अभी कॉटन को लेके, कस्तूरी कॉटन काफ़ी चर्चित रहा, तो आप कॉटन के बारे में कम से कम इतना तो जाने कि कॉटन खरीफ क्रॉप होती है, काली मिट्टी में होती है, ये सब तो मूलभूत बातें पता होनी चाहिए। तो कोई ताजुब नहीं, ये इस क्रॉप के बारे में बताइए, ये खरीफ क्रॉप है, ये है, वो है। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं आपसे। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, बैंक, राजकोषीय नीति, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेरोजगारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्योंकि इस पे काफ़ी काम हो रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार, साथ ही जो है अगर हम बात करें कृषि, ये आपके प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि आपका 70-75% क्वेश्चन जो है वो इसके इर्द गिर्द ताना बाना बनाता है। और बाकी जो है मेंस में अगर आप आए तो निवेश मॉडल, अवसंरचना, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, साथ ही जो है अगर हम बात करें तो कुछ भी अगर कोई नया सूचकांक आया है जो बहुत चर्चित सूचकांक रहा हो और उसमें भारत की स्थिति ठीक बनती दिखाई पड़ी हो, वो सब आपको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए, उससे आपको संभावित प्रश्न मिल सकते हैं। तो ये कुछ बातें रहीं कि क्या है सिलेबस, क्या पढ़ा जाना चाहिए। तो आई होप आपके पांचों जो एक सामान्य समस्या होती कि पाठ्यक्रम क्या है, स्रोत क्या होना चाहिए, समसामयिकी कैसे देखें, क्या पिछले सालों क्वेश्चन पेपर किए जाएं और थोड़ा सा नोट्स कैसे बनाएं, इन पांचों प्रश्नों का जवाब देने में मैं आपको यथासंभव सहायता कर पाया। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे रोकना चाहेंगे। आप भी सुबह से सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। पर यह ध्यान रखिएगा, चलते चलते एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, वॉरेन बफेट ने कहा है और बहुत प्रैक्टिकल बात है कि अगर जीनियस कोई हो और उसके पास प्लान ना हो, और कोई सामान्य भी है और उसके पास प्लान है, तो सामान्य वाला प्लान के साथ जीत जाता है जीनियस से। तो तैयारी ज़रूरी बात है, मेहनत अच्छी बात है, पर मेहनत के साथ साथ वो स्ट्रेटजी भी उतनी ही ज़रूरी है। मेरा जो ध्यान था वो इस तरफ ज़्यादा था कि कैसे आपकी स्ट्रेटजी में थोड़ा शार्पनेस ला पाऊँ, आप समझ पाएँ चीज़ों को क्या है, कैसे करना है, ताकि आप ज़्यादा लाभान्वित हों। एक बार मैं फिर कहूँगा कि डेटा द्वितीयक है, डेटा सेकेंडरी है, और डेटा में भी बहुत महत्वपूर्ण डेटा जो कम से कम कई बार आपके सामने से रख रहा हो, बहुत महत्वपूर्ण डेटा, उसको ध्यान रखिए। कोई बेसियर बदला गया है या कोई बहुत बड़ी स्कीम आई है जो बहुत चर्चित रही, वहीं पे सिर्फ आपको डेटा ध्यान रखना है, बाकी डेटा महत्वपूर्ण नहीं, उसका विश्लेषण आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द आएंगे। कंसेप्ट को समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं यहाँ पर विदा लूँगा। हाँ, अगर आप जो है कुछ पूछना चाहेंगे तो आप मुझे टीम के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने, धन्यवाद।